गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 और लेक्चर नंबर 15। दोस्तों, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सबको पता ही होगा। और अब बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने अप्रैल, मई और जून ये 3 मंथ्स टाइम पास में गंवाए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आपको इसका हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने इन 3 महीनों में अच्छी पढ़ाई की है तो वी आर वेरी श्योर कि आने वाले दिन में आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफी फायदा होने वाला है। मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ और उनके फीडबैक्स लेता रहता हूँ, उनकी तैयारी कैसी चल रही है पूछता रहता हूँ। एंड आई हैव सीन सम वेरी सरप्राइजिंग थिंग्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर हम गांव की तरफ आए हुए हैं और हमारे पास तो कॉपी किताबें हैं ही नहीं, वो सब तो हमने हॉस्टल में छोड़ दिया, तो अब हम पढ़ाई कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अरे सर अब ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पाती है क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं है, तो अब हम क्या करें। दोस्तों देखिए, आपकी जो भी परेशानी है आपको उसका हल जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार ये समय हाथ से निकल गया, आई कैन अश्योर यू कि आपको एक लंबे समय तक फिर से दोबारा रुकना पड़ सकता है। और जैसे ही एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने शुरू हो रहे हैं, आप याद रखिएगा अब एग्जाम्स की सीरीज शुरू हो जाएगी, बिल्कुल झड़ी लग जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी एग्जाम्स बिना आपको सफिशिएंट समय दिए होने वाली है। इसीलिए जरूरी है कि आपकी तैयारी भी उतनी ही सटीक रहे और उतनी ही ज्यादा परफेक्ट रहे। सो प्लीज 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 एटलीस्ट आज महीने की 1 तारीख से आप बिल्कुल कसम खा लीजिए कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और हर सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करना बेवकूफी है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनका मेंस का एग्जाम केवल इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत कमजोर है। और करंट अफेयर्स की तैयारी केवल मेंस एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं होती है। इसके लिए रोज आपको कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये हमारे साथ ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर बहुत इजीली पॉसिबल है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए। जून मंथ का पूरा करंट अफेयर्स मैंने 15 लेक्चर में, इनफैक्ट 14 लेक्चर्स में कवर कर दिया है। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए डेली करंट अफेयर्स वाली और पूरे 14 लेक्चर्स कंप्लीटली देखिए। उसके साथ उसके नोट्स भी बना लीजिए और मैंने जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाली है उसका भी पूरा पूरा फायदा उठाइए। तो लेक्चर नंबर 15 के साथ अब हम जुलाई मंथ का आज से काम शुरू करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। हाँ भाई, एक बार फिर से आप सबको याद दिला दे, ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे पे एंटर करने वाला है बहुत जल्द। आपको इस हफ्ते ही मैं बहुत अच्छी ज्ञानबाजी की नई सर्विसेज के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलूंगा और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए करंट अफेयर से जुड़ी हुई सामने आएंगी। पूरी की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं हम ज्ञानबाजी की। बहुत सारा हमने फीडबैक लिया, अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार थे, अनुभव थे, और आपके सारे ही एक्सपेक्टेशंस का पूरा सम्मान किया गया है। जरूर एक बार आजमा के देखिएगा जितनी नई सर्विसेज हम इसके साथ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज 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 यार, सेशन को आते बराबर कम से कम लाइक किया करो, शेयर किया करो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा हौसला बढ़ाओ अपने टीचर का। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which state's chief minister has launched world's largest convalescent plasma therapy cum trial project for treatment of critical COVID-19 patients? कोविड 19 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए किस राज्य ने अभी अभी प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी ने एक दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट किया है कि प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में इसके 17-18 अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे और ये टेस्ट बहुत ही जोरों शोरों से होगा। अब इससे जुड़ी हुई सारी एडिशनल जानकारियां आपको मैं फटाफट दे देता हूं। सबसे पहली चीज, इस प्रोजेक्ट का एक और नाम रखा गया है प्लैटिना प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्लैटिना प्रोजेक्ट। दूसरा, इसे सीएम रिलीफ फंड से 16 करोड़ रुपए का अमाउंट जारी करके शुरू किया गया है। इनफैक्ट टोटल अमाउंट है 16.65 करोड़, राइट। हाँ, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में सिंपल लॉजिक ये है कि जितने रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, जो कोरोना जिनको हुआ था लेकिन वो रिकवर कर गए, रिकवर्ड पेशेंट्स की बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और ये ब्लड उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग कोरोना अफेक्टेड हैं। तो ये ब्लड उनके बॉडी में, यानी ये प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाएगा और इनसे उनको ठीक करने की ये कोशिश है। तो सिंपल आपको ये ट्रायल प्रोजेक्ट समझ में आया ना, क्या है? जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा, ब्लड सैंपल, और उस ब्लड को यूज किया जाएगा उन लोगों के लिए जो फिलहाल कोरोना ग्रस्त हैं। तो अपने आप में काफी अनूठा प्रोजेक्ट है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और मास स्केल पे इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ऑलराइट, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which state union territory government has announced to set up the first plasma bank in India at Institute of Liver and Biliary Sciences? कौन से राज्य ने अभी अभी ऐलान किया है कि वो अपने प्रदेश में प्लाज्मा बैंक खोलने वाले हैं और ये बैंक ILBS में ओपन की जाएगी। अब प्लाज्मा यानी मैंने जो बताया ना आपको कि ब्लड लिया जाता है पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं उनका, ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जा सके जो फिलहाल कोरोना ग्रस्त है। तो इसका ऐलान किसने किया है? अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ऑलराइट, गौरतलब हो दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में करीबन करीबन 2200 से लेकर 3000 केसेस पर डे आ रहे हैं। चिंता नहीं, गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है अब दिल्ली में। 3-3 हजार के आसपास केसेस आ रहे हैं। केसेस कभी भी स्पाइक हो जाते हैं, कभी भी कंट्रोल में आते हैं। हॉस्पिटलों के अलावा बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, ग्राउंड्स, सीबीएसई की स्कूलें, हर चीज को अब हम कोरोना के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना बाज नहीं आ रहा है। अपने आप में गंभीर समस्या बनती जा रही है और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, और जब से यानी ये बात का ऐलान हुआ है कि 5.5 लाख के ऊपर केसेस निकल जाएंगे अकेले दिल्ली में, अगर ऐसा हो गया तो वाकई में ये ऑब्वियसली बहुत ही गंभीर प्रश्न बन जाएगा। आने वाले दिन में क्या होता है देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Which of the following state is going to launch Kill Corona campaign from July 1 to screen the entire population? Can you imagine दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि टू स्क्रीन द एंटायर पॉपुलेशन, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या का टेस्टिंग किया जाएगा और इस कैंपेन का नाम है किल कोरोना कैंपेन। तो ये कहां शुरू होने वाला है? आज से 1 जुलाई से ये घोषणा की है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है किल कोरोना कैंपेन। अब इससे जुड़ी हुई 2-3 बेसिक जानकारियां आपको दे देता हूं। किल कोरोना कैंपेन असल में डोर टू डोर होने वाला है। डोर टू डोर सर्वे, एक एक के घर जाकर चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है, मरीज के अंदर या फिर एक सामान्य इंसान के अंदर। दूसरी बात, हुआ ये है कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस पाए गए हैं और उसके बाद सरकारों की आंखें खुली है और सरकार काफी सख्ते में आ गई है इसको लेकर। ये जो कैंपेन होगा किल कोरोना कैंपेन, ये 15 दिन के लिए चलाया जाएगा और 15 दिन में करीबन करीबन 2.5 लाख लोगों का इसमें टेस्ट किया जाएगा। 2.5 लाख टेस्ट का इसमें प्रोविजन है, जहां पर तकरीबन तकरीबन 15,000 से 20,000 सैंपल्स पर डे कलेक्ट किए जाएंगे। ये सब इसके साथ अलग अलग प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही है इससे रिलेटेड। अगर ऐसा कोई आरसी का पैसेज आ गया तो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने की परिस्थिति में रहें। जीके न केवल आपको जीके के सेक्शन में काम आता है बल्कि ओवरऑल हर तरह की चीजों में काम आता है। इसीलिए अच्छा जीके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर करते रहना चाहिए। ऑलराइट,
हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम कौन? मैंने अभी अभी बताया, शिवराज सिंह चौहान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which nation's president has signed an order to protect its monuments and memorials? कौन से देश के राष्ट्रपति ने अपने देश के सभी स्मारकों को और जितने भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है? सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। ये सब हुआ है अमेरिका में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको ये बात समझ में आई है, इसका बैकग्राउंड पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस 30 सेकंड में मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। देखिए, हुआ ये है कि आप सबको पता होगा कि पिछले महीने जॉर्ज फ्लॉइड नाम के एक अश्वेत नागरिक की जेल के अंदर मृत्यु हो गई थी, याद है ना आपको? और उनकी मृत्यु के बाद पब्लिक इतनी ज्यादा नाराज हो गई और इसको सीधे सीधे रेसिज्म का एक चेहरा दिखा दिया गया कि अभी भी अन्याय होता है किसी एक खास वर्ग के ऊपर। और उसके बाद देखते ही देखते कोरोना तो रह गया बाजू में, लेकिन पूरे अमेरिका में आग जली, विद्रोह, बहुत जबरदस्त वायलेंस वगैरह हुआ। यहां तक कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी सिक्योरिटी में रहना पड़ा। और उसके बाद देखते ही देखते ये मामला ठंडा होने के बजाय भड़कता ही चला गया। पुलिस वालों ने माफी भी मांग ली, लेकिन बावजूद उसके ये अपने आप में हर जगह फैलता जा रहा है। आग की लपटें या लोगों का गुस्सा इस कदर है कि अब ये ऐसी ही चीजें यूरोप में भी देखी गई है और यूरोप में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब हुआ ये है कि ऐसे जितने भी अलग अलग पुराने जमाने के महापुरुष या यूं कह ले कि जो लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की चीजों के ऊपर अपने विचार रखे थे, उनमें से जिन लोगों के बारे में लोगों की आज की राय अच्छी नहीं है, उन सबके पुतले गिराए जा रहे हैं और एक तरीके से बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा ही हुआ है। असल में एंड्रयू जैक्सन नाम के एक सज्जन थे, जिनका पुतला गिराने की कोशिश की गई एक पार्क में कुछ दिन पहले की बात है। और एंड्रयू जैक्सन का ये पुतला जो गिराया जाने वाला था, उसको लेकर बवाल हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर जारी कर दिए कि आप ऐसे किसी भी पुतले को गिराएंगे नहीं, किसी भी मेमोरियल को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके ऊपर 10 साल की जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े। Which organization has approved $500 million for strengthening teaching, learning, and results for state programs, that is STARS, to improve quality of education system in 6 Indian states? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 6 अलग अलग राज्यों में एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए $500 मिलियन देने का वादा किया है? सही जवाब है विश्व बैंक, दैट इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में अब आपको जरा मैं एक बेसिक जानकारी दे देता हूं जो एग्जाम में आती है, इसीलिए प्लीज अपने अपने नोटबुक में ये सब बातें लिखते चलिएगा और पता है तो मेरे साथ जरा रिवाइज करते चलिएगा। I am going to discuss the president and headquarter of all these 4 banks, right? वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट कौन है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी, आप सबको पता ही होगा। ऑलराइट, हाँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन मांडालुयोंग। ओके, ये फिलीपींस में है, असली जगह है मांडालुयोंग, फिलीपींस, राइट। और यहाँ सॉरी, ये मैंने हेडक्वार्टर लिख दिया, यहाँ प्रेसिडेंट साहब का नाम सामने लिख देता हूं, मासात्सुगु आसाकावा। ये जापान के हैं। हम ऑलरेडी पुरानी सीरीज में इनका नाम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर है आईएमएफ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, GEORGIEVA, जॉर्जीवा। ओके, एंड देन हेडक्वार्टर है वंस अगेन वॉशिंगटन में, so it is also in Washington. And then in एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट साहब का नाम है जिन लीकन, नाम ढंग से देखिएगा, और हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में, इट इज इन बीजिंग।
तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई है। हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट ये एग्जाम में आते ही है, इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। यहां पर जरा टी के बाद आई की जगह ए कर लीजिए, इट इज क्रिस्टालिना। ऑलराइट, आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6। Lazarus Chakwera has sworn in as the president of which country? इन्होंने अभी अभी शपथ ली है कौन से देश के राष्ट्रपति पद के लिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालावी। मालावी दरअसल अफ्रीका का एक देश है, तंजानिया का पड़ोसी है, और मालावी 1964 में आजाद हुआ था। मालावी में ब्रिटिश लोगों का शासन चलता था। ऑलराइट, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन 1990 के बाद लिखा है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम के मामले में काफी कमजोर देश रहा है, और अभी भी मतलब तरक्की बहुत सी हद में जरूरी है। यहाँ पर एवरेज एज काफी कम होता है लोगों का, और मैक्सिमम लोगों में एचआईवी की समस्या पाई गई है। राइट, मालावी की कैपिटल आपको मैं बता देता हूं। मालावी की कैपिटल है लिलोंग्वी, LILONGWE, लिलोंग्वी। और करेंसी, करेंसी भी लिख लीजिए, एग्जाम में करेंसी आती है। करेंसी है क्वाचा, KWACHA, क्वाचा। ऑलराइट, ये दो बातें आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर करेंसी कैपिटल पूरा का पूरा करने के लिए कोई इजी ट्रिक बताइए। देखो दोस्तों, मुझे पता नहीं आप कौन कौन से वीडियो फॉलो करते हैं और कौन आपको क्या ज्ञान देता है। एक सिंपल बात आज आप मेरी समझ लीजिए, बिल्कुल इस बात को हमेशा याद रखना। दुनिया में 205 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं, तो क्या आप सारे कंट्रीज का कैपिटल और करेंसी याद करते बैठेंगे? क्या ये संभव है? क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? क्या ये सच में जरूरी भी है? मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ करना जरूरी है। एक सिंपल बात याद रखिए कि करंट अफेयर्स का सिलेबस 4 से 5 महीने का होता है। 4 से 5 महीने में करंट अफेयर्स के माध्यम से जो जो कंट्रीज की खबर आपके सामने आई, उन कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी आप याद रखिएगा। बस इतना ही जरूरी है। आज मालावी का क्वेश्चन आपके सामने है, तो मालावी का कैपिटल और करेंसी ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऑल ऑन अ सडन बिल्कुल कोई भी रैंडम कंट्री की कैपिटल और करेंसी ऐसा पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऐसा नहीं होता। जो कंट्री को किसी ना किसी प्रकार से सुर्खियों में रही है, उसी से रिलेटेड जानकारी आपको पूछी जाएगी। इतना काफी है आपका काम आसान करने के लिए। समझदारी से काम लीजिए, अपना समय बचाइए। आगे बढ़ते हैं। माइकल मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माइकल मार्टिन अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से देश के? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड यूके का पड़ोसी है, और एक्चुअली में आयरलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड। जो सदर्न आयरलैंड है वो तो पूरी तरह से इंक्लूडेड है यूके में, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड अपने आप में एक स्वायत्त देश है। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डबलिन। और नॉर्दर्न आयरलैंड असल में यूरो जोन का मेंबर है, इसीलिए इसकी करेंसी है यूरो, और ये रहा यूरो का सिंबल, यूरो। ऑलराइट, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को उनके यहाँ की भाषा में, आयरलैंड में तो आयरिश भाषा चलती है, आयरिश भाषा में उसको तायोसिच बोलते हैं। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन जरा सा गलत हो रहा हो, लेकिन इसे तायोसिच ऐसा कहा जाता है। राइट, किसी दिन अगर एग्जाम में आपको तायोसिच इस नाम से कुछ पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। Who has become the youngest empire to be included ICC elite panel? इनमें से कौन व्यक्ति अभी अभी यंगेस्ट एम्पायर बन चुका है आईसीसी एलीट पैनल का? गर्व की बात है, ये है इंदौर मध्य प्रदेश के नितिन मेनन साहब। एक्चुअली में इनके डैडी भी एम्पायर हुआ करते थे। हाँ, अब आपको जरा इसके बारे में एक बेसिक जानकारी मैं बता देता हूं। आईसीसी का एक एलीट पैनल होता है जिसमें दुनिया भर के सबसे बेस्ट एम्पायर चुने जाते हैं टेस्ट मैचेस, ओडीआई और वनडे T20 सीरीज के लिए। इस वक्त आईसीसी के एलीट पैनल्स में कुल मिला के 12 एम्पायर्स हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन 12 एम्पायर्स में से भारत के केवल नितिन मेनन साहब ही हैं, बाकी कोई भी नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 3 हैं। राइट, तो देखा जाए तो 12 एम्पायर्स में से इंडिया के केवल एक हैं। और अच्छी बात यह है
कि नितिन मेनन इज वन ऑफ द यंगेस्ट एम्पायर्स, ये केवल 36 साल के हैं अभी, तो इनके साथ तो एक लंबा करियर है आगे जाने के लिए। आपको एक और बात बता दें, अभी तक नितिन मेनन साहब ने 3 टेस्ट मैच भी खेले हैं, सॉरी खेले नहीं है, माफ करना, एम्पायरिंग की है। 24 ओडीआईज में एम्पायरिंग कर चुके हैं ये, और करीबन करीबन 16 टी20 में भी एम्पायरिंग कर चुके हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा, भारत के लिए काफी अच्छी बात है ये। पूरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, भारत का सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, ये दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 29th ऑफ जून। चेक कर लें एक बार, यस दैट्स 29th ऑफ जून। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे 27th ऑफ जून और 28th ऑफ जून का इंपॉर्टेंस बता सकते हो क्या? मैंने लेक्चर नंबर 13 और 14 दोनों में इसको कवर किया है। 27th ऑफ जून का इंपॉर्टेंस है MSME डे, याद आया कि नहीं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे, नितिन गडकरी वाला। एंड देन 28 को क्या होता है? इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। इट इज इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। 1 मार्क के लिए आपको ये सब चीजें एग्जाम में आती है, आती रहेंगी, इसीलिए जब भी मौका मिले रिवीजन करते चले साथ ही साथ, ताकि आपको सब कुछ एक साथ याद रहे। आगे बढ़ते हैं। द स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्थान ने स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड अभी अभी शुरू किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ओके, इन्होंने पार्टनरशिप की है DIFD के साथ। DIFD नाम का एक और संस्थान है जो कि यूके बेस है, उसके साथ पार्टनरशिप करके ये स्कीम लाई गई है। हाँ, सिडबी के बारे में दो चीजों की बेसिक जानकारी जरा याद रखिए। पहला तो सिडबी का हेडक्वार्टर, और दूसरा सिडबी के CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, याद रखना। और दूसरा CMD साहब कौन है? मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। ये सब आप प्लीज याद रखिएगा और रोज के रोज रिवाइज करते चलिएगा हमारे साथ, सो दैट कोई बात छूट ना जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस टॉर्पिडो डेकॉय सिस्टम रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी द्वारा अभी अभी एक डेकॉय सिस्टम, टॉर्पिडो डेकॉय सिस्टम शुरू किया गया है। तो उस टॉर्पिडो डेकॉय सिस्टम जो कि इंडिजिनसली, इंडिजिनसली का मतलब होता है स्वदेशी तरीके से, जो देश के अंदर बना है, उस सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम का नाम है मारीच। ओके, ये हमारे इतिहास में से ही निकाला हुआ नाम है, तो काफी अच्छी टेक्निक है ये टॉर्पिडो डेकॉय सिस्टम। आपको एक लाइन में मैं जरा समझा देता हूं, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये ऐसे होते हैं दोस्तों टॉर्पिडोस। ये टॉर्पिडो शूट किए जाते हैं, ये पानी के अंदर गिरेंगे और उसके बाद सामने दुश्मन की शिप को ये सीधा हिट करते हैं। आपने गाजी अटैक नाम की एक मूवी देखी होगी बॉलीवुड की, उसमें आपने ये टॉर्पेडो हमले देखे होंगे। तो इन टॉर्पेडो हमलों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये डेकॉय सिस्टम लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। RBI has extended the last date of relaxation on the minimum daily maintenance of the cash reserve ratio CRR by the scheduled bank till September 25, 2020. What is the relaxed date of CRR, relaxed rate of CRR, माफ करना, that banks are required to maintain? कितने परसेंट का CRR रिलैक्स रेट में बैंक्स को मेंटेन करना जरूरी है RBI द्वारा? सही जवाब है 80%। ऑल राइट, हाँ, अब चलिए बिल्कुल आनाकानी करना मत, जरा मेरे साथ एक एक करके मुझे ये फटाफट सारे के सारे रेट बता दो। एग्जाम में ये आने वाले हैं ही, बैंकिंग के हर बच्चे को ये रेट पता होने चाहिए। तो बिल्कुल इन सब चीजों को तो फिंगर टिप पे याद रखना, इंटरव्यू में फंस जाओगे बेटा, मेरी बात याद रखना आप। रेपो रेट, रेपो रेट कितना चल रहा है अभी? 4%। रिवर्स रेपो रेट ये कितना चल रहा है अभी? 3.35%।
MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना चल रहा है अभी? 4.25%। BR क्या होता है? बैंक रेट कितना चल रहा है अभी? वो भी 4.25%। CRR जो कि लंबे समय तक 4% था, अब घट के कितना हो गया? 3%। और SLR कितना है? 18%। राइट, सारे के सारे डेटा RBI की वेबसाइट से लिए गए हैं, एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिकेटेड, सब कुछ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। PhonePe has recently partnered with which bank on UPI multi-bank model to enable the users use multiple UPI IDs? All right, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। इंडस्ट्रियल सॉरी ICICI बैंक, आई मस्ट से यस। ICICI बैंक के CMD कौन है? हु इज द CMD ऑफ ICICI बैंक? इट्स संदीप बख्शी। संदीप बख्शी, इनके बारे में 1 मार्क का जीके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, हाँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरी और कौन सी पार्टनरशिप वाली कंपनी दिख रही है? फोन पे। तो फोन पे के बारे में भी दो बातें आप याद रखिएगा। फोन पे के CEO का नाम क्या है? उनके CEO का नाम है समीर निगम। भारत की कंपनी है भैया। और हेडक्वार्टर कहाँ है फोन पे का? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटक। इट्स इन बेंगलुरु। ऑल राइट, हाँ। कोई बता सकता है क्या मुझे ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है जिसको यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। ऑल राइट, हाँ। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 टैक्सेबल स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2020। विच ऑर्गेनाइजेशन विल इशू दिस बॉन्ड्स? भैया ये सवाल जितना गंभीर लग रहा है, आसान इसका जवाब उतना ही आसान और एकदम चिल्लर है। स्वाभाविक सी बात है, बॉन्ड जारी करने का, सरकारी बॉन्ड जारी करने का एकमेव पर्याय और एकमेव संस्थान एक ही है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है RBI। ऑल राइट, लेकिन यहां पर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बात ढंग से बता देता हूं, बॉन्ड्स दो प्रकार के हो सकते हैं। बॉन्ड सोवरेन भी होते हैं, बॉन्ड प्राइवेट कंपनी के भी होते हैं। सोवरेन का मतलब होता है सरकारी बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। और प्राइवेट बॉन्ड होते हैं जैसे कि मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी ने, उन्होंने अपने प्राइवेट बॉन्ड जारी किए हैं। ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। इतना बेसिक तो आपको पता होगा ही, आई एम श्योर। अगर आप नए हैं तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, हर चीज को याद करते चलिए, एग्जाम में आती है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 15, विच नेशन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग केम अंडर एन आर्म्ड अटैक ऑन जून 29 2020? परसों की बात है दोस्तों, जून 29 2020 को सवेरे ही पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ, आतंकवादी हमला, ऐसा कहा गया है उनके द्वारा। ओके, न्यूज में चल रहा था ये। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। राइट, इमरान पठान नहीं, इमरान खान। ओके, चलिए आपको एक और मजेदार चीज दिखाते हैं, देखिए। पता नहीं ये आदमी कौन सा टॉनिक लेता है भैया। देखिए टाइम, ये द हिंदू ने ये खबर छापी है, जरा पढ़िए ये हेडिंग। इसमें लिखा हुआ है, नो डाउट इंडिया वॉज बिहाइंड कराची स्टॉक एक्सचेंज अटैक सेज इमरान खान। तो इमरान खान प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज में जो अटैक हुआ 29 तारीख को, उसके पीछे भारत का षड्यंत्र है, ये भारत ने करवाया है। अरे यार माफ करो, अभी हम चीन और नेपाल के साथ थोड़े बिजी है, आपके साथ हम बाद में निपट लेंगे। तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दम है, लेकिन इनका काम है बोलना, ये तो पॉलिटिशियन है। आगे बढ़े। Find the Indian state which is going to launch Adarsh Police Station Scheme from July 1, 2020. आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम नाम की एक स्कीम लाई गई है, ये कौन से राज्य में आज से शुरू होने वाली है? सही जवाब है भूपेश बघेल के राज्य में, यानी छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, अब ये आदर्श पुलिस स्टेशन मतलब क्या है?
आदर्श पुलिस स्टेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की गई है जो कि हर एक पुलिस स्टेशन को हर जिले में फॉलो करनी ही है। और यदि मान लीजिए वो क्राइटेरिया, वो गाइडलाइन पुलिस स्टेशन ने फॉलो किया है तो उसके ऊपर इनको अवार्ड या रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, राइट, ये भी मिलेंगे। ओके, हाँ, इसमें एक चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया है, वो ये कि जब भी कोई महिला या जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई वृद्ध जन अगर पुलिस स्टेशन में आए तो आपको पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि लोग खुल के अपनी बात रख सकें और लोग बहुत अच्छे से फ्रेंडली बिहेव कर सके ताकि उनकी कंप्लेंट सुनी जा सके और पूरी सच्चाई सामने आए। आजकल पुलिस स्टेशन के ऊपर यह बहुत दबाव है कि वो किसी को भी डराए धमकाए नहीं और पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल बहुत अच्छा बना के रखे। अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है भैया, जरूर बदलाव आने चाहिए। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन? भूपेश बघेल। और गवर्नर का नाम क्या है? अनुसुईया उइके। ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैं अलग अलग सीएम और गवर्नर के नाम लेता रहता हूं, आप सुनते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेम द बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद बेंगलुरु बेस्ड सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई। इनमें से कौन से बैंक ने पार्टनरशिप कर ली है ओके टू लॉन्च द क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इनके चेयरमैन का नाम लिख लीजिए। वैसे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक काफी बड़ी है, मैं इसके इंडिया डिवीजन की बात कर रहा हूं, जोस मारिया। ओके, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, जितना काम का है, जितना मतलब जल्दी याद हो जाएगा उतना लिखा है। और हेडक्वार्टर है लंदन। ओके, इट इज इन लंदन। ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आगे बढ़े। वैसे आपको एक सवाल पूछ लेता हूं जाते जाते, जरा कमेंट थ्रेड में इसका आंसर बताना। ये जो बैंक है, पहले तो इसका नाम आप ढंग से याद रखिएगा, इट इज डॉयच बैंक, डॉयच। और डॉयच बैंक कौन से कंट्री की है? जरा कमेंट्स थ्रेड में मुझे बताना आपका जवाब, जवाब का इंतजार रहेगा। प्लीज कमेंट्स थ्रेड में अपना फ्लो बढ़ाइए। वैसे कल आपने जो कमेंट्स थ्रेड में मुझे बताया, एक गलती जो बोलते बोलते हो गई थी कि नारावने साहब को सीडीएस बना दिया था। बिल्कुल ठीक है भैया, नारावने साहब तो आर्मी के चीफ है, एक्चुअली में सीडीएस है बिपिन रावत। तो आपने कमेंट थ्रेड में बिल्कुल सही चीज बताई है, आई अप्रिशिएट दैट, सो वेल डन गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट थ्रेड में देना। World Bank has sanctioned $500 million to which country for cross country which includes Indian border road project? अभी अभी एक रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो कि क्रॉस कंट्री होने वाला है। अब क्रॉस कंट्री का मतलब अलग अलग देशों से होता हुआ, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का अमाउंट सैंक्शन किया है। तो कौन से कंट्री के लिए किया है? सही जवाब है बांग्लादेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ओके, तो ये क्रॉस कंट्री मतलब कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरने वाला है? बांग्लादेश, इंडिया और भूटान, ये ऐसा क्रॉस कंट्री का मतलब है यहाँ पर। ओके, बांग्लादेश से रिलेटेड अब चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लें। सबसे पहले बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल ढाका। क्रिकेट मैचेस होते हैं ना ढाका में। उसके बाद बांग्लादेश की करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? वहां चलता है टका, TAKA, टका। ऑल राइट, फिर बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उनके प्रेसिडेंट कौन है? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर द वेरी फेमस लेडी शेख हसीना। ऑल राइट, और शेख हसीना रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीती है और उसके बाद इन्होंने अपने देश को बहुत अच्छी सुरक्षा भी दी है। तो नो डाउट बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए ये फिर से इलेक्शन जीत पाई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विनी महाजन हैज बिकेम द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? अभी अभी ये बात बड़ी खबरों में सुर्खियों में रही कि विनी महाजन पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई है इनमें से किसी एक राज्य की। क्या है सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ऑल राइट, शी इज द फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, याद रखना। आपको एक मजे की बात बताऊं, इनके हस्बैंड है दिनकर गुप्ता, विनी महाजन के इनके हस्बैंड है दिनकर गुप्ता, और ये भी डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, तो
अपने आप में ये भी एक सवाल था कि यार ये करना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और चीफ सेक्रेटरी पद के लिए विनी महाजन की नियुक्ति हो चुकी है। ऑलराइट, याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी सरकारी पोजीशन होती है जो राज्य के चीफ मिनिस्टर के और बाकी सारे ही मामलों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए काम आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The Panchayat Raj Department of which state has won the first prize under E-Panchayat Puraskars 2020? ई-पंचायत पुरस्कार में कौन सा राज्य नंबर 1 पे आया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्यों आया है आपको पता है क्या? वो इसलिए आया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतों में, यानी पूरी की पूरी टोटल नंबर ऑफ पंचायतों में इंटरनेट फैसिलिटी लगा दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश का नाम इस लिस्ट में आया है टॉप पर। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? जयराम ठाकुर। नाम याद रखिएगा, ये नाम आपको एग्जाम में आ सकता है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, राइट। माफ करना, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है, लेकिन आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज वो फिलहाल कौन है? कोई बता सकता है क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, सही जवाब है NS तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, राइट, याद रहेगा। आगे बढ़े। Who among the following has been given the additional charge of governor of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के गवर्नर पद के लिए किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल को। क्यों भैया, बहुत अच्छे काम कर रही है आनंदीबेन पटेल? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन साहब, मध्य प्रदेश के मौजूदा गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन अब 85 ईयर्स के हो चुके हैं और अपनी कुछ हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त लखनऊ के अस्पताल में एडमिट है। ऐसे में उनकी कमी को पूरा करने के लिए और राज्यों के सारे कामों को पूरा ठीक से चलाने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर का चार्ज दे दिया है मध्य प्रदेश का। बात समझ में आई आपको? क्लियर है। और वैसे आनंदीबेन पटेल फिलहाल कौन से राज्य की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश दोनों इनको मिल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which edition of annual daytime Emmy Awards was announced by National Academy of Television Arts and Sciences recently? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 47th। एमी अवार्ड्स जो होते हैं, ये एमी अवार्ड्स दोस्तों अमेरिका में बांटे जाते हैं और अमेरिका के टेलीविजन शोज के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। जैसे अपने यहाँ वो स्टार अवार्ड्स होते हैं ना, स्टार स्क्रीन अवार्ड या टीवी के जो अलग अलग टीवी सीरियल्स होते हैं उसके अवार्ड, ये वैसे अवार्ड है। तो इस बार का जो अवार्ड होगा वो कौन सा होगा? 47th। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीपद नाइक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, हैज इनॉग्रेटेड द 2-day डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन विच स्टेट? श्रीपद नाइक साहब ने अभी अभी 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया था, कौन से राज्य में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, राइट। ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए डिफेंस के। और वैसे भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो है राजनाथ सिंह। ये तो आपको पता ही होगा, एक जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह। बड़ी दमदार आवाज है इनकी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्रिकेटर राशेल प्रीस्ट हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ओके, मैंने आपको कल एक और सवाल पूछा था, इनफैक्ट परसों के लेक्चर में मैंने पूछा था कि अंडरटेकर, ये नाम आपने सुना है क्या? अंडरटेकर ने अभी अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है, याद है ना आपको वो डरावने अंडरटेकर? हाँ, इनका असली नाम क्या था, किसी को याद आ रहा है क्या? असली नाम था इनका मार्क विलियम कैलावी। मार्क विलियम कैलावी। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, इन्होंने भी अभी अभी रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट की बात चली है, करके आपको बता दिया। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे। व्हेन वाज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम
साइज्ड एंटरप्राइजेस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड, यानी एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ये कवर किया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 जून। ऑलराइट, तो सारी जानकारी आपको अभी तक यहाँ पर मिल गई, एडिशनल बातें भी मैंने इसके साथ कवर की है। अब जाते जाते आपको जरा एक होमवर्क दे देता हूं। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये तस्वीरें, पहला मुझे बताइए ये कौन है? ठीक से देखिएगा और इसका जवाब आज के सेशन के ही एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। आई रिपीट, इन लेडी का नाम आज के क्वेश्चन, आज के सीरीज के क्वेश्चन में से ही रिलेटेड है। कमेंट थ्रेड में मुझे इसका जवाब चाहिए, इस लेडी का नाम क्या है। दूसरा, मिस्टर तरुण बजाज कौन है? ओके, जरा चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे भी देखना है कि आप जीके में कितने अपडेटेड हैं। तरुण बजाज कौन है? और तीसरा क्वेश्चन आज का, फिर एफआईआर आपके द्वार योजना, ये फिर नहीं है, एफआईआर है, एफआईआर आपके द्वार योजना ये कौन से राज्य में आई है? और ये एफआईआर आपके द्वार योजना क्या है? इन तीनों सवाल के जवाब कमेंट थ्रेड में आप मुझे देंगे और प्लीज कोई आलसीपना नहीं चलेगा। कमेंट थ्रेड में इसके आंसर डालिए सो दैट अच्छा पार्टिसिपेशन आपका सामने आ सके। ऑलराइट, तो ये रहे आज के 3 सवाल एज अ होमवर्क। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ with some very beautiful GK and additional information related to that. Until then, आप आज के सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से डाउनलोड करिए और अपने पूरे पूरे काम को कंप्लीट करिए। याद रखना, पीडीएफ डाउनलोड करना उतना ही जरूरी है जितना सेशन अटेंड करना और सारी नोटबुक में चीजें लिखते चलना। इसीलिए अपने पास ढंग का कंपाइलेशन रखें ताकि किसी भी एग्जाम के पहले आपको कोई सरदर्द ना हो और परेशानी ना हो। ऑलराइट, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले दिन में और भी बहुत सारे सेशन इसके साथ आते रहेंगे। आरआरबी के जीके में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर भी मेरा एक एक्सक्लूसिव सेशन बहुत जल्द आ रहा है। तब तक बने रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। गुड बाय।